गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सचिन दीक्षित। चाणक्य सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे कल हमने पहला वीडियो डाला था और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। कल हमने भारत के भौगोलिक विभाजन को 4 भागों में बांट करके पढ़ा था। आज उस भौगोलिक विभाजन को विस्तार पूर्वक हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था कि भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। हालांकि कुछ भूगोलवेत्ता है इसको 6 भागों में भी बांटते हैं और कुछ और भी ज़्यादा भागों में बांट करके इसको पढ़ते हैं, परंतु हम यहाँ पर इसको 4 भागों में ही बांट करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे उत्तर में देखेंगे, उत्तर में हिमालय आ जाता है, फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो हिमालय के दक्षिण में आ जाता है विशाल मैदान, और विशाल मैदान के जब दक्षिण में आ जाएंगे तो ये लावा पठार आ जाता है, जैसा कि कल हमने बताया भी था। और उसके और दक्षिण में आएंगे तो तटीय मैदान और द्वीप, ये जैसे कि अंडमान निकोबार क्या है, ये हमारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप जो समुद्र से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए रहते हैं। आइए आज हम हिमालय के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं विस्तार से थोड़ा। जैसे कि कल हमने बताया था कि यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर के और ये नामचा बरवा तक पर जो पर्वत है, ये एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको कहा जाता है हिमालय पर्वत, यानी कि वृहद हिमालय। और इसी के समानांतर एक और श्रेणी पाई जाती है जिसको हम लोगों ने कल कहा था लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी समानांतर इसके दक्षिण में एक और श्रेणी पाई जाती है जिसको हमने कहा था शिवालिक। एक और पर्वत श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था जिसे हमने कहा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय इसके ऊपर पाया जाएगा, यानी कि जो वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के ऊपर में, यानी कि जो सचर जोन है, जैसे ये जो बीच का जोन है इसे बोला जाता है सचर जोन। सचर जोन। अब सवाल ये उठता है सचर जोन क्यों बोला जाता है? सचर जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय या वृहद हिमालय है, इस हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है। जैसे कि जो सचर जोन है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्रांस हिमालय उसकी 3 पहाड़ियाँ, प्रमुख 3 पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि एक है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और ये जो सचर जोन है, ये वाला, ये सचर जोन, ये सचर जोन ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय इन तीनों हिमालय से बहुत पुराना है। जैसा कि हमने कल बताया था, जो ट्रांस हिमालय जहाँ पर आज ग्रेट हिमालय है, वृहद हिमालय है, यहाँ पर कभी महासागर हुआ करता था, सागर हुआ करता था, जिसको हमने नाम दिया था टेथिस सागर। फिर हमने बताया था ये जो टेथिस सागर था, इसमें दक्षिण भारत से, यानी कि दक्षिण का जो पठार था, यहाँ से नदियाँ जाकर अपना अवसाद डालती रहीं, कई लाखों लाख वर्ष तक डालती रहीं। और ऊपर हमने पढ़ा था यूरेशियाई प्लेट, जैसे कि ये प्लेट पड़ी थी यूरेशियाई, और ये हमने जो भाग पढ़ा था इसे हमने कहा था दक्कन, यानी कि दक्कन। तो ये भाग कभी अफ्रीका का भाग हुआ करता था, भारत का भाग नहीं था। ये अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। यूरेशियाई प्लेट दक्षिण की ओर आई। यूरेशियाई जो प्लेट थी ये वाली, यहाँ से कई नदियाँ आ करके टेथिस सागर में गिरती थी, और साथ में ये नदियां अपने साथ में लेके आती थी अवसाद लेके आती थी। दक्षिण भारत की नदियां भी अपने साथ अवसाद लेकर के आती थी। अवसाद का मतलब होता है कि नदियां जिन पहाड़ों से होकर गुजर रही हैं या जिस स्थल से होकर गुजर रही हैं, उस स्थल को काट के अपने साथ लेके आती हैं। उसमें अच्छी चीज़ें भी लाती हैं और ख़राब चीज़ें भी लाती हैं। जो भी चीज़ें लेके आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अवसाद। और ये अवसाद कई लाखों लाख वर्ष तक यहाँ पर क्या है, डालती रही। डालने के बाद ये भी अवसाद पड़ा रहा, कई लाखों वर्षों तक पड़ा रहा, तो इसने चट्टान का रूप ले लिया। ठीक। और यही यूरेशियाई प्लेट जब दबाव पड़ा, ये नीचे की ओर आई और ये जो ऊपर की ओर है, तो ये बीच में जो दबाव पड़ा, इसी दबाव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। परंतु एक बात जो विशेष ध्यान रखने वाली है कि ये जो टेथिस सागर था, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, भारतीय हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले ही
ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था, और ट्रांस हिमालय वास्तव में भारत का भाग ना हो करके ये यूरेशियाई भाग था, यूरेशिया का भाग था ये। यहाँ पर ट्रांस हिमालय भारत के बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से बहुत पहले बन चुका था। जो हिमालय है हमारा अभी का वर्तमान समय में, ये एकदम युवा हिमालय है, जवान कह सकते हो, जवान हिमालय है ये। अब यहाँ पर अवसाद जब जमा होता रहा लाखों लाख वर्ष तक, ये प्लेटें आपस में टकराई, आपस में जितना पास आई, तो बीच में जो मलबा जमा था, इस मलबा में ये मलबा में वलन प्रारंभ हो गया, यानी कि वलित होने लगे, यानी कि फोल्ड होने लगते। जैसे कि आप घर में चारपाई देखते होंगे, फोल्डिंग वाली चारपाई वगैरह होगी, जैसे फोल्डिंग चारपाई को आप सीधा कर दीजिए और उसे फिर तिरछा कीजिए, उसमें दबाव डालिए दोनों तरफ से। जब आप दबाव डालेंगे तो बीच का भाग उठ जाएगा, जो उठा हुआ भाग है उसी को हम कहेंगे हिमालय पर्वत। ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि बीच में अवसाद भर गया था और दोनों तरफ से जब दबाव पड़ा तो बीच का भाग उठने लगा, इसी भाग को हम लोग कहते हैं हिमालय, वर्तमान समय में जो कि उत्तर भारत में विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय क्या, हिमालय से पुराना है, प्राचीन है। तो अब सवाल अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में पुराना कौन, तो ट्रांस हिमालय पुराना। और ट्रांस हिमालय में ये 3 श्रेणियां आती हैं, पर्वत श्रेणी। इसको कहा जाता है, ऊपर वाली को काराकोरम, इस वाली श्रेणी को कहा गया है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। और ये वाली श्रेणी है, इसको कहा जाता है लद्दाख, लद्दाख। और ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय की ही पर्वत श्रेणी है तीनों, इसको कहा जाता है जास्कर। चलो हम घेरा बना देते हैं, ये जो पर्वत श्रेणी है तीनों, ये भाग है किसका, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय मतलब पीठ के पीछे का भाग, जैसे कि हमारा हिमालय फ्रंट में सामने है और हिमालय के पीछे जो है उसे हमने कह दिया ट्रांस हिमालय, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जानकारी के लिए, ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं हमारे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कह दिया जाए कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है, तो अलग करता है सचर जोन। कौन सा जोन, सचर जोन। तो ये जो सचर जोन है बीच में, ये ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, यानी कि बृहद हिमालय कौन सा, ये वाला, इसको अलग करता है, इसके बीच में है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो काराकोरम है, काराकोरम पे ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी पाई जाती है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी पाई जाती है, जिसे नाम दिया गया है K2। इसी प्रकार से कई हैं, इस पर K23 पाई जाएगी, K24 है, K25 है, K21 है, लेकिन हमको जो याद रखनी है वो K2 याद रखनी है। इसी को ही गॉडविन ऑस्टिन नामक एक विद्वान थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, इन्होंने खोज की थी और इन्होंने बताया था कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है गॉडविन ऑस्टिन। ऐसे याद रखिए, जो K2 है इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये K2 क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब काराकोरम पे ही तुम देखोगे ग्लेशियर पाए जाते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और काफ़ी मात्रा में ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर वह भाग होता है जिसपे बर्फ की एक मोटी परत जमा होती है, और ये परत लाखों वर्ष से जमा है, ऐसा नहीं कि एकदम से जमा हो गई, लाखों वर्ष से जमा है, काफ़ी मोटी परत, जैसे कि 2-4 जिलों को मिला लो, इतनी मोटी परत। तो इसको हम लोग कह देते हैं ग्लेशियर, हिंदी में कहते हैं हिमनद। ठीक है, तो इस पर काफ़ी फेमस ग्लेशियर हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर है काराकोरम पे, सियाचिन हो गया, हिस्पर हो गया, हिस्पर ग्लेशियर हो गया, बहुत फेमस ग्लेशियर है, प्रसिद्ध ग्लेशियर है। उसके बाद देखेंगे बियाफो ग्लेशियर हो गया, बियाफो ग्लेशियर है, बाल्टोरे ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। तो ये क्या है, बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर है काराकोरम पे।
कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, और क्या बताया था हमने? सियाचिन ग्लेशियर हो गया, और हिस्पर ग्लेशियर हो गया, बाल्टोरे ग्लेशियर हो गया, और बियाफो ग्लेशियर। तो ये बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर है, ये याद रखिएगा, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो ये तो हमारा समाप्त हुआ काराकोरम। तो काराकोरम पे अभी बस इतनी ही चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब इसके नीचे आ जाते हैं, दूसरे नंबर जो पहाड़ी पड़ती है, जो पहाड़ी कह रहे हैं, जो पर्वत श्रेणी पड़ती है, उसका नाम है लद्दाख। तो ये पर्वत श्रेणी किसका भाग है? दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो इसमें अगर लद्दाख में देखेंगे, लद्दाख की सबसे ऊंची अगर चोटी कहा जाए तो वह है राकापोसी। राकापोसी ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, और ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की खड़े ढाल वाली भी चोटी है। यानी कि इस पर अगर किनारे जाकर झांकोगे तो नीचे गिर पड़ोगे, ऐसे किनारा नहीं, इसमें एकदम एकदम खड़ी ढाल वाली चोटी है ये। तो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी पूछा जाए तो राकापोसी है, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में पड़ती है विश्व की सबसे ज़्यादा खड़े ढाल वाली चोटी। आइए अब अगर हम देखें, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, जो कि विश्व की सबसे अधिक खड़े ढाल वाली चोटी भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये जास्कर है श्रेणी, इस जास्कर श्रेणी से ही होते हुए एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के जो निकल रही है, इसे हम कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी कहते हैं इसे। और सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है जो कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से आकर के मिलती है सिंधु नदी से। ठीक है, कहाँ से आके मिलती है? काराकोरम लद्दाख के श्रेणियों के बीच से आकर के, और ये मिल जाती है सिंधु में। इस नदी का नाम है सियोक। क्या नाम है? सियोक। तो इसका नाम है सियोक। तो सियोक किसकी सहायक नदी है? वो सिंधु नदी की सहायक नदी है सियोक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें, जो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र का ये एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है, जो कि सबसे ठंडा स्थल भी है, जिसका नाम है लेह। लेह। ठीक है, अब पूछ दिया जाए लेह सिंधु नदी के किस तट पर बसा हुआ है, तो नदियों की अगर दिशा देखनी, जिधर नदी बह रही उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, और इधर जिधर तुम्हारा बायां हो वो तुम्हारा बायां हो गया, और जिधर तुम्हारा दायां हाथ होगा वो तुम्हारा दायां हाथ हो गया। अब हम देखेंगे सिंधु नदी किधर बह रही है। सिंधु नदी बह रही है पूरब से पश्चिम की ओर। किधर बह रही है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो हम क्या करेंगे, सिंधु नदी जिधर बह रही है दिशा में, उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे ये जो लेह वाला क्षेत्र है ये किस तरफ है। अब हम देखेंगे इस तरफ है। अपने आप को नदी मान लो कि हम बहते हुए जा रहे हैं। अब देखेंगे लेह किधर है। अब देखेंगे लेह इस भाग में है। किस भाग में? इस भाग में। अब ये कौन सा हाथ है हमारा? ये दायां हाथ है। तो अब ये तो किस भाग में बसा हुआ? ये दायां हाथ है। तो दायां हाथ होने के कारण तो ये कहाँ पर बसा हुआ है? सिंधु नदी के दाहिनी ओर। कहाँ पे? सिंधु नदी के दाहिनी ओर। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे आते हैं। ये तो खत्म हो गया, ट्रांस हिमालय समाप्त होता है। अब इसके नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय की जो सबसे पश्चिमी सीमा है, जो कि नंगा पर्वत से शुरू होती है, और नंगा पर्वत से होते हुए इधर पूरब में नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक इस श्रेणी आती है। नंगा पर्वत, ये नंग देश के पास में जो है पर्वत, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक जो श्रेणी फैली हुई है, इसे हम कहते हैं वृहद हिमालय। क्या कहते हैं? वृहद हिमालय। अब यहीं से ये नीचे झुक जाती हैं। इधर सुलेमान है, इधर हिंदुकुश वगैरह है, इस टाइप से उधर चली जाएंगी। ये भी यहीं से नीचे झुक जाती है। झुक करके इधर तुम देखोगे पटकई बम है, मीजो पहाड़ियाँ हैं,
नागा पहाड़ियाँ हैं, ये इन छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है। और यही फिर चल करके म्यांमार में आ जाएगी। म्यांमार के पश्चिम में जो पहाड़ होगा उसे हम लोग कहेंगे अराकान योमा। क्या कहेंगे? अराकान योमा। यही अराकान योमा के रूप में बदल जाता है। ये पर्वत किस में बदल जाता है? दक्षिण में जाकर के अराकान योमा के रूप में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो बृहद हिमालय है, इस बृहद हिमालय पे विश्व के सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इनकी अगर औसत ऊंचाई देखी जाए तो लगभग 8000 मीटर है, जबकि अन्य देशों की पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई देखी जाए तो वो औसतन पाई जाएंगी 6 से 6500 मीटर के बीच में, लेकिन यहाँ 8000 एवरेज है। ठीक, सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ शुरुआत होता है, जैसे कि नंगा पर्वत पड़ता है, ये नंगा पर्वत हो गया। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जब अगर देखेंगे आकर के आगे बढ़ करके तो यहाँ पर जाएगा बंदरपुंछ। जब हम आएंगे जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में यहाँ पर, तो यहाँ पे पड़ेगा कौन सा? बंदरपुंछ। ये दूसरे से गुणा ये पड़ेगा बंदरपुंछ, बंदरपुंछ पड़ेगा। फिर दूसरा कामेत हो गया। कामेत के बाद अब लेकिन बंदरपुंछ और कामेत के बीच में कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, और उसके बाद देखेंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जब बढ़ेंगे तो ये पड़ जाएगा नेपाल का क्षेत्र। कौन सा? नेपाल का क्षेत्र। अब नेपाल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ भी कई छोटी छोटी श्रेणियाँ पड़ जाती हैं। तो जैसे कि बताया था, यहाँ पे हमने बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी। ठीक है, बंदरपुंछ, कामेत और नंदा देवी, ये पर्वत, ये चोटियाँ कहाँ पे पड़ेंगी? ये पड़ेंगी तुम्हारे उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। यहाँ पे और भी छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं, जैसे कि हम देखेंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये भी उत्तराखंड में ही चोटियाँ पड़ेंगी। लेकिन इस पर बृहद हिमालय पे 2 बड़े ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जो कि यमुनोत्री और गंगोत्री के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा नेपाल का क्षेत्र। कौन सा? नेपाल का क्षेत्र। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ पड़ेंगी। धौलागिरी, कौन सी? धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मंसालू हो गया, उसके बाद गौरी शंकर, छोयू हो गया, छोयू पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे फिर माउंट एवरेस्ट। अब पूछा जाए माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे? नेपाल में। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अभी फिलहाल जो नया आंकड़ा है वो दिखा रहा है 8850 मीटर ऊंची है। कुछ दिन पहले तक ये दिखा रहा 8848 मीटर इसकी ऊंचाई दिखाता था, लेकिन अब जो है नया आंकड़ा जो आया है वो इसकी ऊंचाई दिखा रहा है 8850। इस हिमालय की ऊंचाई लगातार अभी बढ़ रही है। अभी क्या है? अभी ये युवावस्था में, अभी ये बढ़ेगा। अभी अपनी औसत इसकी लंबाई बढ़ी, अभी तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ऊपर जाएगा। अभी ये अभी तो युवावस्था में, अभी तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। अभी तो एकदम युवावस्था में है ना ये। इसके आगे देखेंगे फिर मकालू चोटी, ये भी कहाँ पड़ेगी? ये सब जो है नेपाल में पड़ेगी। अब इसके आगे जब आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको सिक्किम में सबसे ऊंची अगर चोटी देखी जाए तो वो है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। अब पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। और पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे जब आएंगे ये पड़ेगा मध्य हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, काफ़ी जंगली भाग भी है और छोटे छोटे घास के मैदान हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि शिमला है, नैनीताल है, हल्द्वानी है, ये सब कहाँ पड़ेंगे पर्यटन स्थल? ये पड़ेंगे सब मध्य हिमालय पे। कहाँ पे? मध्य हिमालय में।
और इसमें एक छोटी छोटी घास पाई जाती है जो कि देखने में बहुत प्यारी लगती है, सुंदर लगती है, तो उसको क्षेत्रीय नाम दिया जाता है मर्ग। हालांकि और भी राज्यों में उसका अलग अलग नाम है, लेकिन जो बहुप्रचलित उसका नाम है उसको कहा जाता है मर्ग। जैसे कि गुलमर्ग हो गया, इस टाइप से उनको नाम दिया गया है। काफ़ी सारे मर्ग हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उनको ही क्षेत्रीय नाम के साथ जोड़ करके आगे मर्ग लगा दिया जाता है, तो हो जाता है जैसे कि एक उदाहरण के रूप में गुलमर्ग। ठीक है, मर्ग क्या है? घास की छोटे छोटे क्षेत्र, घास, छोटी छोटी घास जो पाई जाती है उसी को मर्ग कह दिया जाता है। ठीक है, नीचे जब आएंगे तो ये पड़ेगा शिवालिक। कौन सी पर्वत श्रेणी? शिवालिक पड़ेगी। तो अभी हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि ट्रांस हिमालय जो कि वृहद हिमालय से बिल्कुल अलग है, जो कि वृहद हिमालय से बहुत पहले बना हुआ है। और दूसरी बात कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता है? तो अलग करता है सच्चर जोन। कौन सा जोन? सच्चर जोन ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है, ये सच्चर जोन। और ये जो ट्रांस हिमालय, इस पे 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिससे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख का विस्तार अगर देखेंगे तो लद्दाख का विस्तार इधर नेपाल तक भी है। लद्दाख का विस्तार कहाँ है? नेपाल करे, सॉरी नेपाल नहीं, लद्दाख का विस्तार इधर तिब्बत तक है। कहाँ तक है? तिब्बत तक है। और इसी काराकोरम पे ही मानसरोवर बसा हुआ है, जो कि शिव जी का प्रसिद्ध स्थल जो है वो किस पे बसा हुआ है? काराकोरम की जो श्रेणी गई हुई है तिब्बत में, यहीं पे बसा हुआ है। अब एक काराकोरम की एक श्रेणी चली गई ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जो श्रेणी चली गई इसी पे बसा हुआ है पामीर, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दुनिया की सबसे ऊंची छत, इसे कहते हैं पामीर की गांठ। इस पामीर की गांठ से कुनलुन सान पर्वत निकलता है, इसी से हिमालय जुड़ा हुआ है। इसी गांठ से देखेंगे हिंदकुश भी जुड़ता है आकर के कहीं ना कहीं, तो इसे पामीर की गांठ कहा जाता है। गांठ का मतलब होता है जिससे कई पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुआ। जैसे तुम देखोगे कुनलुन सान है, कुनलुन सान है, इधर हिमालय है, इधर हिंदकुश है, तो क्या है? इस गांठ से आकर के जुड़ रही हैं चारों तरफ से, इसलिए इसे गांठ कह दिया था। गांठ क्या करती है? 2 चीज़ों को आपस में जोड़ती है। जैसे कि एक धागे में गांठ डाल दें, क्या होगी? 2 धागों को आपस में जोड़ देगी। ऐसी जो गांठ है वो कई पर्वत श्रेणियों को आपस में जोड़ती है। यानी कि गांठ वह स्थल होता है भूगोल में जो कई पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। क्या होता है? मिलन स्थल होता है, उसे हम लोग कहते हैं गांठ। ठीक है, इसके नीचे आ जाएंगे हम, पड़ जाएगा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर सच्चर जोन जो कि ग्रेट हिमालय को अलग करेगा। सच्चर जोन ग्रेट हिमालय यानी कि विशाल हिमालय या बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करेगा। ठीक है, तो आज हमने पर्वतों के बारे में जाना। यहीं पे हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ और नई उमंग के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।